हेलो दोस्तों। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो उसके दिल के बेहद करीब होता है, पर एक वक्त बीतने के बाद यदि वो इंसान कहीं दूर चला जाता है तो बच जाती है उस इंसान की यादें, उस इंसान के मुंह से निकले हुए हर शब्दों के एहसास और उसके साथ बिताए हुए पलों की यादें। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इस स्टोरी के लेखक खुशवंत सिंह अपनी जिंदगी की कुछ यादें इस चैप्टर के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे चैप्टर को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का क्या तरीका होने वाला है। अपन सबसे पहले एक पैराग्राफ उठाएंगे और उस पैराग्राफ में आने वाले जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं एक बार उनकी हिंदी अपन समझ लेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम पूरे पैराग्राफ को रीड करेंगे और थर्ड नंबर पर उस पूरे पैराग्राफ की हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ के हार्ड वर्ड्स, सेकंड कंप्लीट पैराग्राफ को रीड करना, थर्ड नंबर पे उस पैराग्राफ की हिंदी ट्रांसलेशन करना। ये पूरा अपना सिस्टम होने वाला है। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा पैराग्राफ नंबर 1। उससे पहले उसके कुछ हार्ड वर्ड्स। मेंटल पीस। मेंटल पीस मतलब कमरे को गर्म रखने के लिए क्या आप इमेज में देख पा रहे होगे। वॉर, पहनी थी। टर्बन, पगड़ी को टर्बन बोला जाता है। रिवॉल्टिंग, विद्रोही या कोई ऐसी चीज़ जिससे हम सहमत ना हो। अपसर्ड मतलब बेतुका सा। प्रॉप हेड्स मतलब दूत या भगवान का कोई अवतार होता है ना, तो उसे अपन प्रॉप हेड्स बोलते हैं। मैं पैराग्राफ नंबर 1 रीड कर रहा हूँ। माई ग्रैंड मदर, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have wife or children. He looks as if he could only have lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prop heads she used to tell us. खुशवंत सिंह जी पास्ट में अपनी यादों को लेकर जाते हैं और बताते हैं कि मेरी दादी माँ भी सबकी दादी माँ की तरह एक बूढ़ी महिला थी। 20 वर्ष पहले से और आज तक मैंने हमेशा से ही उसे एक बूढ़ी और झुर्रियों वाली महिला के रूप में देखा है, पर लोगों का कहना है कि वह अपने ज़माने में जवान और बेहद सुंदर थी और उसका एक पति भी था। पर मुझे तो लोगों की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। हमारे ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के जस्ट ऊपर मेरे दादाजी मतलब मेरी दादी के पति की एक फ़ोटो भी लटकी हुई है। उस फोटो में दादाजी ने एक बड़ी पगड़ी, ढीले ढाले कपड़े पहने थे। उनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि इसकी वजह से दादाजी की चेस्ट पूरी तरह से कवर हो गई। दादाजी मुझे उस फोटो में कोई 100 साल के नज़र आ रहे थे। वैसे व्यक्ति तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे जिनकी कोई पत्नी हो या बच्चे हो, मतलब जवान तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे वो, बल्कि ऐसे व्यक्ति दिखते थे जिनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, मतलब बहुत सारे पोते पोतियाँ हो। तो जहाँ तक मेरी दादी के युवा और सुंदर होने की बात है, ये बात तो मेरे बिल्कुल नहीं जमती है, क्योंकि बचपन से ही मैंने उनको बूढ़ा ही देखा है। मेरी दादी हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जो वह बचपन में खेला करती थी, और उन खेलों को वह बेतुका और मजाकिया रूप भी देती थी। हम उनकी ये सारी बातें ऐसे सुनते थे जैसे भगवान द्वारा भेजा गया कोई दूत हमें ये सारी बातें बता रहा हो। अब अपन पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ नंबर 2। क्रिस क्रॉस मतलब आड़ी तिरछी रेखाओं का जाल। जैसे कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनके चेहरे पर क्रिस क्रॉस बन रखे होते हैं। सर्टन मतलब निश्चित, कोई फिक्स चीज के लिए सर्टन वर्ड का अपन यूज करते हैं। हॉबल्ट लंगड़ाना, या अपन देखते हैं ना कोई बुजुर्ग इंसान लंगड़ा के चलते हैं तो उसके लिए हॉबल्ट वर्ड यूज आता है। अनटाइटली अस्वच्छता। पेल मतलब फीका, किसी का अपन बोलते हैं ना चेहरा उतर गया, फीका चेहरा पड़ गया, उसके लिए पेल वर्ड यूज आता है। पकड़ मतलब सिकुड़ा हुआ। इनऑडिबल, इनऑडिबल मतलब होता है कि कोई चीज़ जो अपन सुन ना सके, अश्रव्य। सिरेनिटी, सिरेनिटी मतलब होता है शांति। ये जो पीस होता है ना, पीस उसका सिनोनिम है। कॉन्टेंटमेंट मतलब संतोष।
अब अपन स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर सेकंड। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ wrinkle running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stop and the other telling the beats of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. पैराग्राफ नंबर सेकंड की इंग्लिश तो हमने रीड कर ली है। खुशवंत सिंह जी पैराग्राफ नंबर सेकंड में ये बताना चाह रहे हैं, मेरी दादी हमेशा कमर से झुकी हुई रहती थी, जिनके कारण वह छोटी भी लगती थी। दादी के चेहरे पर हर जगह झुर्रियाँ और क्रिस क्रॉस के जाल सभी जगह पर देखे जा सकते थे, लगभग सभी जगह पे देखे जा सकते थे। हमें तो पूरा यकीन था कि वह हमेशा से ही ऐसे बूढ़ी रही होगी, इतनी बूढ़ी कि शायद वह अब इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे 20 साल से उनकी एज एक ही जगह स्टॉप हो गई है। मेरे हिसाब से तो वह कभी सुंदर हो ही नहीं सकती थी, पर हाँ वह ब्यूटीफुल थी। अच्छा, एक जगह तो ये बोल रहा है कि वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, दूसरी जगह बोल रहा है कि ब्यूटीफुल है। देखो, दूसरी जगह ब्यूटीफुल इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो दादी माँ का व्यक्तित्व था, जो उसके विचार थे, वो उसको ब्यूटीफुल बना देते थे। वह हमेशा सफ़ेद बेदाग पोशाक पहनी हुई अपने एक हाथ को कमर पर रखकर अपना बैलेंस बनाते हुए घर के चारों ओर घूम लेती थी और दूसरे हाथ में मोतियों की माला होती थी। उसके सफ़ेद बाल बार बार उसके चेहरे पर आते रहते थे। ओल्डनेस के कारण चेहरे पर पीलापन भी नज़र आता रहता था। उसके होठ अंदर की तरफ लगातार कम कपाते रहते थे। वह बिना आवाज़ के हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। हाँ, वह एक सुंदर महिला थी। तो इस सेकंड पैराग्राफ में हमें जो दादी माँ है उसका पूरा जो पर्सनैलिटी है वो हमको बता रखी है। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे सर्दी के सफ़ेद पहाड़ों का दृश्य जहाँ सिर्फ शांति, चारों ओर शांति और सुकून की सांसें ले रहे हो। मतलब दादी माँ को देखकर एक सुकून सा मिलता था, सर्दियों के सफ़ेद पहाड़ हमें याद आ जाते थे। ऐसा खुशवंत सिंह जी बोल रहे हैं पैराग्राफ नंबर सेकंड में। अब हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ नंबर थर्ड। उससे पहले पैराग्राफ नंबर थर्ड में आने वाले हार्ड वर्ड्स को हम एक नज़र में देख लेते हैं। कॉन्स्टेंटली इसका मतलब होता है निरंतर। बोथर्ड मतलब परेशान हो जाना। फैच मतलब लाना, ब्रिंग इसका सिनोनिम होता है। टाइनी अर्थन मतलब छोटी मिट्टी की कोई बनी हुई चीज़ होती है ना, छोटा इंकपोर्ट टाइप में, उसके लिए टाइनी अर्थन वर्ड यूज़ आता है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर थर्ड। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of thick stall chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stall chapatis with her for the village dogs. पैराग्राफ नंबर थर्ड में खुशवंत सिंह बोल रहे हैं, मैं और मेरी दादी हम अच्छे दोस्त थे। जब मैं छोटा था तब मेरे मम्मी पापा ने मुझे दादी के पास छोड़ दिया और खुद शहर में सेटल होने के लिए चले गए, पर मैं और दादी हमेशा से ही साथ थे। वह रोज़ सुबह मुझे उठाती और स्कूल के लिए तैयार करती। मुझे नहलाते, कपड़े पहनाते समय वह एक ही धुन में प्रार्थना गुनगुनाती, इस उम्मीद में कि मैं भी वह प्रार्थना कंठस्थ याद कर लूँगा। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, पर मैंने उस प्रार्थना को कभी सीखने की जहमत नहीं उठाई। फिर वह एक लकड़ी की स्लेट लेकर आती जिसे पहले ही धोकर उसने रख दिया था। फिर वह एक पीला चौक, इंक पॉट और एक लाल पेन, इन सबको एक पोटली में बांधकर मुझे दे देती।
नाश्ते में एक रात की मोटी रोटी पर थोड़ा सा मक्खन और चीनी लगाकर हम लोग खाते। फिर हम स्कूल गए और वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए भी कुछ बची कुची चपातियाँ अपने साथ में लेकर आती थी। तो सिंपली पैराग्राफ नंबर 3 में तो हमें ये बताया गया है कि जो दादी माँ थी वो खुशवंत सिंह जी को रोज़ सुबह उठाती, उनको नहाने के लिए तैयार करती। अच्छा, खुशवंत सिंह जी दादी के पास इसलिए रहते थे क्योंकि उनके मदर फादर उनको दादी के पास छोड़ के चले गए थे। ठीक है। अच्छा, मेरे को इस पूरे पैराग्राफ में सबसे बेस्ट चीज़ लगी है कि वो जब नाश्ता करते थे ना, तो रात की जो मोटी रोटी बच जाती है, तो घी लगा के मक्खन तो चलो नहीं लगाते थे, पर थोड़ी सी शक्कर लगाकर उसको खाते, क्या टेस्ट आता है। सो मैं अपने साथ में कुछ बची कुची चपातियाँ भी वो ले लेती थी, क्योंकि रास्ते में जो स्ट्रीट के डॉग्स आते हैं, जो कुत्ते आते हैं, उनको खिलाने के लिए अपने साथ में कुछ चपातियाँ वो ले लेती थी। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 पर। उससे पहले पैराग्राफ नंबर 4 में आने वाले कुछ हार्ड वर्ड्स है, उनका अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्राइस्ट टॉट मतलब पुजारी ने सिखाया। कोरस गाने वालों का झुंड। ग्रोवलिंग मतलब गुर्राना, और जो डॉगी होते हैं वो रोटी के लिए झगड़ते, जब गुर्राते एक दूसरे को देखकर, तो उसके लिए ग्रोवलिंग शब्द यूज में आता है। कोर्टयार्ड मतलब आंगन। पैराग्राफ नंबर 4 के हार्ड वर्ड्स अपन ने समझ लिया कि इंग्लिश अपन देख लेते हैं। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and morning prayer. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time, the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, groveling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. तो पैराग्राफ नंबर 4 की हिंदी ट्रांसलेशन क्या होने वाली है अपन समझते हैं। खुशवंत सिंह बोलते हैं, मेरी दादी और मैं हमेशा एक साथ स्कूल जाते थे, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। मंदिर का पुजारी हमें पढ़ाने का काम भी करता था। उसने हमें वर्णमाला और मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाई। हम सभी बच्चे वरांदे के दोनों तरफ पंक्तियों में बैठकर वर्णमाला का एक आवाज में गायन कर रहे थे, और दादी मंदिर के अंदर बैठकर प्रार्थना कर रही थी। जब हम दोनों का काम पूरा हो जाता था, तब हम वापस घर की तरफ चले आते थे। पर इस बार गांव के डॉग्स मंदिर के जस्ट बाहर ही हमारा वेट कर रहे होते थे, क्योंकि दादी उनको रोटियां देती थी। जो स्ट्रीट डॉग्स थे वे आपस में गुर्राते, लड़ाई करते और हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ जाते, सिर्फ रोटी के लिए, और उसी रोटी के लिए जो हमने उनके लिए फेंकी थी। तो दोस्तों, पैराग्राफ नंबर 4 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें दादी और जो पोता होता है उनकी अच्छी केमिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिलती है। तो एक बात तो स्टार्टिंग में जो खुशवंत सिंह जी उन्होंने बड़ी अच्छी बोली है कि भले ही मेरी दादी माँ दिखने में सुंदर नहीं है, पर वो बहुत ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल मतलब उनका नेचर बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ नंबर 5। उससे पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड्स है। अटैच्ड मतलब होता है जुड़ा हुआ, और एक होता है कोर्टयार्ड मतलब आंगन। शायद अपने ये पैराग्राफ नंबर 4 में भी रीड किए थे। पैराग्राफ नंबर 5 की इंग्लिश पढ़ते हैं। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer come to school with me. I used to go to an English school in motor bus. There were no dogs in the street, and she took to feeding sparrows in courtyard of our city house. तो इस पैराग्राफ नंबर 5 की हिंदी ट्रांसलेशन क्या होने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको सुनते चलना। खुशवंत सिंह जी बोलते हैं कि जब मेरे माता पिता आराम से शहर में सेटल्ड हो गए, तो हमें भी वहाँ पे रहने को बुला लिया। मतलब मेरी दादी और मुझे भी वहाँ पे रहने को उन्होंने बुला लिया। इस जगह दादी और मेरी दोस्ती का ये टर्निंग पॉइंट होने वाला था। हालांकि हम दोनों एक ही रूम में सोते थे। देखो, कहने का ये मतलब है कि खुशवंत सिंह हमें ये बताना चाह रहे हैं कि शहर आने के बाद पूरा सीन ही चेंज हो गया। मैं अब थोड़ा बड़ा भी हो गया था, पर दादी अब भी मुझे उसी बच्चे के रूप में देखती थी। अब दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आ सकती थी। मैं स्कूल बस मतलब अंग्रेजी स्कूल में जब मैं पढ़ता था, तो मुझे लेने के लिए स्कूल की जो बस होती है वो लेने आती थी, तो दादी माँ मेरे साथ नहीं चल पाती थी। शहर की सड़कों पर तो अब कहीं स्ट्रीट डॉग्स भी नज़र नहीं आते थे जिनको दादी माँ रोटी खिला सके। तो बदले में दादी माँ क्या करती थी, जो स्पैरोज होती है, जो चिड़ियाएँ होती है, उनको दाना या ब्रेड के कुछ टुकड़े होते थे वो उनको खिलाती थी, और घर पे ही रहती थी। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं पैराग्राफ नंबर 6। उससे पहले पैराग्राफ नंबर 6 में आने वाले कुछ हार्ड वर्ड्स को अपन देख लेते हैं। रोल्ड मतलब लुढ़कना।
डिस्ट्रेस्ड मतलब रोगी, स्क्रिप्चर्स मतलब धर्म ग्रंथ, जेंटल फॉल्क मतलब सज्जन लोग, डिसप्रूवल मतलब अस्वीकृति। अस्वीकृति मतलब होता है जैसे मतलब किसी चीज़ के लिए मना कर देना, किसी चीज़ को मतलब परमिट नहीं दे पाना, ठीक है, परमिशन नहीं दे पाना, उसके लिए डिसअप्रूवल वर्ड का यूज़ होता है। इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी। तो इसमें टोटल 13 पैराग्राफ है, अपन पैराग्राफ नंबर 6 तक पहुंच चुके हैं और आगे कंटिन्यूस रखते हैं इस चैप्टर को। इसकी जो एंडिंग होगी ना इस चैप्टर की वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो पैराग्राफ नंबर 6 के अपने हार्ड वर्ड्स तो समझ लिया, पैराग्राफ नंबर 6 को फटाफट से मैं रीड कर देता हूँ। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I come back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. मतलब कहने का मतलब है कि वो मेरे से जब पूछती थी कि स्कूल में क्या पढ़ाया तो मैं अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स यूज़ में लेता था और कुछ वेस्टर्न साइंस और आर्किमिडीज और ग्रेविटी के जो रूल्स होते हैं वो उनके बारे में बताता था। और ये सारी चीज़ें मेरी दादी माँ को अनहैप्पी कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, मतलब मेरी दादी माँ मेरी पढ़ाई को लेकर मेरी कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. अपन पहले एक बार इसको पूरा कंप्लीट रीड कर लेते, उसके बाद इसका हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से समझेंगे अपन, है ना। One day I announced that we were being given music lesson. She was very disturbed to her music had lewd associations. देखो lewd associations मतलब होता है अशिष्ट लोग, lewd associations. It was the monopoly of head lords and beggars and not meant for gentle folk. She said nothing but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे हमारा मिलना, एक दूसरे से बातें करना भी कम होता चला गया। कभी कभी सुबह वह मुझे जगा दिया करती थी और स्कूल के लिए तैयार भी किया करती थी, और जब मैं वापस आता तो वह मुझसे पूछती कि आज स्कूल में मुझे क्या क्या पढ़ाया है। तो मैं उनको अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स बता देता, कुछ चीज़ें जो हमें स्कूल में पढ़ाते जैसे कि पश्चिमी विज्ञान के बारे में, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, दुनिया गोल है, एटसेट्रा। मतलब ऐसी चीज़ें जो मतलब उनके दिमाग से बाहर थी, ऐसी चीज़ें हमें स्कूल में पढ़ाते थे और वो मैं बता दिया करता था। जब मैं उनको ये सारी चीज़ें बताता था तो वह थोड़ी सी अनहैप्पी हो जाती थी, क्योंकि इन सब चीज़ों में वो बिल्कुल मेरी हेल्प नहीं कर पाती थी। क्योंकि जब गांव की स्कूल में हम दोनों जाते थे तो वह मुझे पढ़ाती थी और मेरी हेल्प करती थी पढ़ने में जब मैं बहुत छोटा था। पर वक्त के साथ अब मैं धीरे धीरे बड़ा भी होने लग रहा था। वह सिर्फ भगवान पर ही विश्वास रखने वाली थी, इन सब बातों में उनका कोई विश्वास नहीं था। मतलब मेरी दादी माँ सिर्फ भगवान को फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी देती थी, फिर जितनी भी चीज़ें जो स्कूल में बाकी पढ़ाई जाती है वो उनमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रखती थी। हमें इंग्लिश स्कूल में जो भी पढ़ाते थे वह उस चीज़ से थोड़ी टेंशन में रहती थी। ईश्वर धर्म ग्रंथों को लेकर हमारी स्कूल में कोई भी शिक्षा नहीं थी। जिस दिन मैंने दादी को बताया कि हमें संगीत की शिक्षा भी दी जा रही है, हमें गाने भी सिखा रहे हैं, तब दादी माँ थोड़ी सी परेशान हो गई, क्योंकि दादी माँ के अनुसार संगीत भिखारियों और बुरी औरतों या जो घिरे हुए लोग होते उनका ही काम होता था संगीत। मतलब मेरे दादी माँ के अकॉर्डिंग सम्मान और सज्जन लोगों के लिए संगीत का कोई काम नहीं होता, ऐसा मेरी दादी माँ सोचती थी। हालांकि दादी माँ कुछ बोलती नहीं थी मुँह से, पर मैं समझ जाता था, उनकी जो चुप्पी थी ना वो मुझे समझा देती थी। फिर उनके बाद शायद ही दादी और मैंने कभी मतलब बहुत ज़्यादा बात की। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो खुशवंत सिंह जी है वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, और जब वो वापस आते और इंग्लिश में दादी माँ को वो चीज़ें बताते तो दादी माँ कुछ समझ नहीं पाती थी। इसकी वजह से दादी माँ थोड़ी सी अनहैप्पी रहने लगी। और फिर क्या होने लगा कि रिलेशनशिप था दादी और पोते का, वो धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा था जैसे कट आउट होने लग रहा है। उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस भी हो रहा है और वो इतनी ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, क्योंकि जो लेखक था जो खुशवंत सिंह जी है अपनी पढ़ाई को लेकर बिजी रहते हैं। ग्राफ नंबर 7 पढ़ने से पहले इसमें जो हार्ड वर्ड्स यूज़ में आ रहे हैं उनको अपन एक बार देख लेते हैं। स्नैप्ड, स्नैप्ड मीन होता है झपट लेना। सेक्लूजन मतलब अकेलापन। रिजिग्नेशन मतलब इस्तीफा। वेरिटेबल मतलब सच्चा। बेडलम मतलब हंगामा। चिरुपिंग्स मतलब चहकाना या तेज आवाज में जो चिड़िया ये चिरुपिंग्स करती है ना, मतलब चहचहाती है, उसके लिए वर्ड यूज आता है चिरुपिंग्स। पर्च्ड मतलब बैठे या बैठना। तो दोस्तों बिना किसी देरी के फटाफट से पैराग्राफ नंबर 7 की इंग्लिश अपन रीड कर लेते, तो उसके बाद इसकी हिंदी समझेंगे।
अब देखो पैराग्राफ नंबर 7 में हमें क्या बताएगा कि जब लेखक मतलब कॉलेज पढ़ने के लिए चला गया, जब लेखक और बड़ा हो गया तब फिर क्या सीन हुआ, है ना। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her solution with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the breads into little bites. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled, but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. तो पैराग्राफ नंबर हिंदी ट्रांसलेशन क्या होने वाला है कि समय बीतता चला गया, अब मैं काफ़ी बड़ा भी हो गया। जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया तो मेरा एक अलग ही कमरा था। इस पॉइंट पर आकर मेरी और मेरी दादी की दोस्ती लगभग टूट चुकी थी। मेरे विश्वविद्यालय में जाने के बाद दादी ने भी एकांतवास वो स्वीकार कर लिया। वह कभी कभार किसी से बात करने के लिए थोड़ी देर के लिए चरखा छोड़ देती थी। मतलब दिन में बैठी बैठी दादी क्या करती थी, जो स्पाइनिंग व्हील होता है मतलब जो चरखा होता है उसी को चलाती रहती थी। मतलब और वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक मतलब सुबह से शाम तक बस चरखा चलाती रहती थी और चरखा चलाते चलाते वो प्रार्थना करती रहती थी। अच्छा, दादी माँ की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी थी कि वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी और भगवान की हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। देखो, भगवान की प्रार्थना सबको करनी चाहिए। सिर्फ दोपहर के समय वह थोड़ा सा आराम करती और स्पैरोस को खाना खिलाती। अच्छा, एक जो सीन था ना, आप उसको फील करके देखना जो मैं आपको बताऊंगा। जब वो वरांदा में बैठकर ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करती थी तब कई 100 से ज़्यादा चिड़ियाएं आकर उसके पास में बैठ जाती थी, मतलब दादी के पास में आके बैठ जाती थी। इतना ज़्यादा शोर करती, कुछ तो उसके पैरों पर आके बैठ जाती थी, कुछ उसके शोल्डर्स पे आके बैठ जाती थी, कुछ तो उसके सिर पे आके बैठ जाती थी। ठीक है, और पर जो दादी माँ थी वो उनको भगाती नहीं थी, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश होती थी। और दिन का लगभग आधा घंटा जो था वो इसी तरीके से बीतता था और इस चीज़ से दादी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती थी। तो दोस्तों, अब अपन पढ़ने वाले पैराग्राफ नंबर 8 तक। अच्छा, अपन ने अब तक यहाँ तक पढ़ लिया है कि जो अपना खुशवंत सिंह है वो छोटे से बड़ा हो चुका है। दादी माँ के साथ बचपन में उसने बहुत अच्छे अच्छे पल बिताए, पर अब वो बड़ी स्कूल में जा चुका है, मतलब बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन हो चुका है, विश्वविद्यालय में। तो उसके कारण दादी माँ की और उसकी दोस्ती लगभग से टूट सी गई है। देखते हैं आगे की स्टोरी में और क्या होता है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मेरे को। तो पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ नंबर 8। पैराग्राफ नंबर 8 को अपन रीड करने वाले, उससे पहले पैराग्राफ नंबर 8 में आने वाले कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, उनको अपन देख लेते हैं। सेंटिमेंटल मतलब भावुक हो जाना, बीट्स मतलब मोती, चेरिस्ड मतलब होता है दुलारा हुआ चीज जिसको पहले प्यार किया जा चुका है, इम्प्रिंट मतलब छाप, परहैप्स मतलब शायद। अब अपन फटाफट से पैराग्राफ नंबर 8 रीड कर लेते और फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन समझेंगे, क्योंकि मेरे से तो वेट हो नहीं रहा, मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मैं पूरा श्योर था कि जो मेरी ग्रैंड मदर है ना पूरी तरीके से अपसेट हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और मैं 5 साल तक अब दादी माँ से दूर रहने वाला था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी एज ऐसी भी थी कि मैं 5 साल बाद मान लो आया तो क्या पता कि मैं उनको देख पाऊँ या नहीं देख पाऊँ, क्योंकि उनकी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड। She was not even sentimental. She come to leave me at the railway station but did not talk to show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beats of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. देखो क्या होता है कि अब जो अपना खुशवंत सिंह है, जो लेखक है, उन्होंने कॉलेज भी क्लियर कर ली और वो अपनी और आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या बोलते हैं। जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की सोची तब मुझे पक्का यकीन था कि मेरी दादी पक्का दुखी हो जाएगी और मैं 5 साल तक बाहर ही रहूँगा। और दादी की एज भी कुछ ऐसी थी कि बोल नहीं सकता कि 5 साल बाद आया तो पता चला कि दादी से मिल पा रहा हूँ या नहीं मिल पा रहा हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। पर मेरी दादी को पता था कि मैं जाने वाला हूँ और वह एकदम से दुखी नहीं हुई मेरे जाने को लेकर, क्योंकि मेरी दादी स्ट्रांग भी थी। वह मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने तो आई,
पर कुछ भी बोली नहीं और ना कोई इमोशन उन्होंने व्यक्त किया। उनके होठ सिर्फ प्रार्थना में गुनगुना रहे थे, उनका दिमाग सिर्फ प्रार्थना में खोया हुआ था और मुझे दुआ दे रहा था। और वो लगातार अपनी उंगलियों से मोतियों की जो माला होती है उनको गिने जा रही थी। फिर साइलेंटली उसने मेरे फोरहेड पर, मतलब मेरे सिर पर एक किस किया। सिर पर एक छाप छूटने को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि दादी और मेरा जो लास्ट कांटेक्ट है, मतलब छाप छोड़ी मेरे सिर पर, उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि हो सकता है वो मेरा और मेरी दादी का लास्ट कांटेक्ट हो। ठीक है, तो उस छाप को मैं हमेशा मतलब अपने साथ में सजो के रखना चाहता था। अब क्या होता है कि 5 साल बीत जाते हैं, उसकी आगे की स्टोरी अपन देखते हैं। अपने इस स्टोरी में सिर्फ 13 पैराग्राफ है और 13 पैराग्राफ में अपनी स्टोरी कंप्लीट होने वाली है। अभी अपन पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ नंबर 9। पैराग्राफ नंबर 9 से पढ़ने से पहले इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स आ रहे थे, उसको अपन देख लेते हैं। क्लेज्ड मतलब लगा हुआ, रिसाइटिंग मतलब सुनाना, फ्रेवलस मतलब तुच्छ, रीब्यूक्स मतलब फटकारना। तो बिना किसी देरी के इसके हार्ड वर्ड्स अपन ने पढ़ लिया। पैराग्राफ नंबर 9 को अपन रीड कर लेते हैं और फिर इसकी हिंदी ट्रांसलेशन अपन समझेंगे। तो देखो क्या होता है कि 5 साल बीत जाते हैं, उसके बाद का क्या सीन होता है देखते हैं। But that was not so. After 5 years, I come back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words. And while she clasped me and her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. पर देखो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होने वाला है। पर मेरी सोच गलत थी। 5 साल के बाद मैं वापस अपने घर आता हूँ और रेलवे स्टेशन पर वापस अपनी दादी से मिलता हूँ, जो कि मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो उसी एज में लग रही थी जिस एज में मैं उनको छोड़ के विदेश गया था। और जब उन्होंने मुझे गले लगाया तब मैं सुन पा रहा था कि वह अभी भी प्रार्थना कर रही है। मतलब उनके जो होठ थे ना, वो हमेशा प्रार्थना में ही कंपन करते रहते थे। और जब मैं घर पहुंचता हूं तो वह मेरे साथ टाइम नहीं बिताकर वो अपनी स्पैरोस, जो चिड़ियाएँ थी, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, क्योंकि अब जो चिड़ियाएँ थी वो दादी के दिल से जुड़ चुकी थी। अपन पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 10। पैराग्राफ नंबर 10 में आने वाले कुछ हार्ड वर्ड्स है, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा पैराग्राफ है। सैगिंग मतलब होता है भाव गिरना। डिलापिटेटेड इसका मतलब होता है पुराना या नष्ट सा। अच्छा, 10 नंबर के पैराग्राफ में देखो क्या लिख रखा है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। She did not pray. She collected the women of the neighborhood, bought an old drum and started to sing. For several hours, they thumped the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to pressure her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. देखो इस पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होने वाला है। फिर अचानक से शाम को एक बदलाव देखने को मिलता है। दादी माँ प्रार्थना नहीं करती है। दादी ने आसपास की औरतों को इकट्ठा किया और पुराने ढोलक के साथ गाना गाना शुरू कर दिया। कुछ घंटों तक पुराने ढोल को पीटती रही, जिससे ढोलक की जो परतें हैं वो अंदर की तरफ धंस गई। और वो जो गाना गा रही थी ना, पता है वो किस पे गाना गाने लग रही थी? वो जो योद्धा होते हैं ना, जो युद्ध से लड़कर जीत कर वापस आते हैं, उन पर वो गाना गा रही थी। अंत में हमें दादी को प्रेशर करके मनाना पड़ता है कि दादी माँ प्लीज़ आप रुक जाओ, इतना गाना मत गाओ, इतने ढोल को आप मत पीटो, हो सकता है आपको ज़्यादा थकान हो जाए और आपकी तबीयत खराब हो जाए। और ये पहली बार था जब मैंने दादी माँ को मतलब प्रार्थना करना छोड़कर एक गाना गाते हुए देखा था। अब अपन पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ नंबर 11। अभी बस 2 पैराग्राफ और बचे हुए हैं और इसके साथ इस स्टोरी का एंड भी होने वाला है। इस स्टोरी का एंड जो होगा ना, वो बहुत इमोशनल होने वाला है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. देखो 11 नंबर का जो पैराग्राफ है, मैंने स्टार्टिंग करने से पहले इसमें कुछ हार्ड वर्ड आने वाले हैं, वो मैंने बताया नहीं, तो मैं बता देता हूँ फटाफट से। मैं रीड करना स्टार्ट कर दिया तो मैं बता देता हूँ। इसमें 2 ही है, वैसे ज़्यादा हार्ड वर्ड्स नहीं है। एक है माइल्ड फीवर, मतलब होता है हल्का बुखार, और ओमिटेड मतलब होता है लुप्त या गायब सा। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. शी टोल्ड अस दैट हर एंड was near. She said that since only a few hours before the close of last chapter of her life, she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. देखो इस पैराग्राफ की हिंदी ट्रांसलेशन क्या होने वाला है। अगली सुबह जिसका डर था वही होता है। अगली सुबह जो दादी माँ है वो बीमार पड़ जाती है और उनको हल्का सा बीमार होता है। हालांकि डॉक्टर तो बोलते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी, पर मेरी दादी खुद के बारे में कुछ अलग ही सोच रखती है। उन्होंने कह दिया कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है
ठीक है, और वो हमारा ज़्यादा समय लेना नहीं चाहती है। अब अपन पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ नंबर 12। उसके कुछ हार्ड वर्ड्स हैं। प्रोटेस्टेड मतलब होता है विरोध करना, पीसफुली मतलब होता है शांति से, पेलर मतलब होता है पीलापन, स्प्रेड मतलब होता है फैलाना। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स even before we could suspect. Her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझेगा। अब यहाँ से अपना चैप्टर थोड़ा स्पेशल होने वाला है। दादी माँ ने कहा कि उसके पास अब बस कुछ ही घंटों का समय बचा है और वह ये समय प्रार्थना करके गुजारना चाहती है। हमने उनको मना किया कि प्रार्थना करने से उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, पर उन्होंने हमारी बात को इग्नोर कर दिया। वह शांति से अपने बिस्तर पर प्रार्थना करती रही और मोतियों की माला को गिनती रही। और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, दादी के होठ अचानक से वही स्टॉप हो जाते हैं और मोतियों की जो माला है उनके हाथों से गिर जाती है। एक शांति अचानक से उनके चेहरे के साथ साथ पूरे कमरे में फैल जाती है और हम समझ जाते हैं कि दादी गुजर चुकी है। अब पढ़ते अपन लास्ट इसका पैराग्राफ नंबर 13वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। कुछ हार्ड वर्ड्स है। देखो ये हार्ड वर्ड्स इसलिए मैं बता रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम में कभी कभार ये आ जाए। अगर ये अपन को पता होगा, ये वोकेबलरी अगर अच्छे से अपन को पता होगी तो क्वेश्चन आंसर बनाने में अपन को कोई मुश्किल नहीं होगी। कस्टमरी मतलब प्रथागत, लेट मतलब लिटा देना, श्राउड मतलब कफन, फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार, क्रेमेटेड मतलब दाह संस्कार, ब्लेज मतलब ज्वाला, लेई डेट मतलब मृत, स्टिफ रेप्ड मतलब कठोर मृत, क्रम्बस मतलब टुकड़े। फटाफट से पैराग्राफ नंबर 13 की इंग्लिश अपन रीड कर लेते हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. Sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden lights. Stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirruping. We felt sorry for the bird and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन अपन समझ लेते हैं। देखो भाई, यहाँ तक का सीन तो हमें पता था कि दादी माँ जो थी वो एक्सपायर हो चुकी है। फिर हम दादी माँ को बेड से उतारकर जमीन पर लिटा देते हैं और उनको एक लाल कपड़े का कफन उड़ा देते हैं। कुछ देर शोक रहने के बाद हमने उनको थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ दिया और हम अंतिम संस्कार की तैयारी करने में लग गए। उस समय शाम हो चली थी। सूरज की हल्की सी रोशनी रूम के वरांदे में गोल्डन किरणें फैला रही थी। एक स्ट्रेचर पर हमने दादी माँ को लेटाया और बाहर लाने लगे, पर जैसे ही हम वरांदा में आए हम रुक गए क्योंकि हजारों की संख्या में पक्षी आंगन में बैठे थे। अच्छा, ये वही पक्षी थे जिनको दादी माँ ब्रेड्स और दाना खिलाया करती थी, और ये जो सारे पक्षी थे ना वो दादी माँ के पक्के दोस्त थे। देखो, पक्षियों को भी पता चल जाती है सारी चीज़ें। मानो ये भी दादी माँ को अंतिम विदाई दे रहे हो। रोज जो चिरूपिंग्स करते थे, चिरूपिंग्स मतलब बहुत ज़्यादा चहचहाते थे, नहीं रुकते थे, वो आज एकदम साइलेंट है। हम सभी पक्षियों के सामने सॉरी फील करते हैं। मेरी मम्मी कुछ ब्रेड पक्षियों की तरफ फेंकती है, पर पक्षी से नोटिस ही नहीं करते। खाना तो दूर की बात, उन जो ब्रेड के टुकड़े, जो लेखक की मम्मी ने ब्रेड के टुकड़े फेंके होते हैं पक्षियों की तरफ ताकि आप साइड में हो जाओ और हमें जाने दो अंतिम संस्कार के लिए, और जो पक्षी है वो उनको नोटिस भी नहीं करते हैं। फिर हमने वापस दादी माँ का स्ट्रेचर उठाया तो सारे पक्षी भी उड़ गए। अगली सुबह सफाई कर्मचारी ने ब्रेड के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया और इस स्टोरी का एंड कुछ इस तरीके से हो जाता है। इस पूरी स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अच्छे पलों को पूरे दिल और दिमाग से जीना चाहिए, अपने से बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए। तो यही तक थी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगली स्टोरी में किसी नई कहानी के साथ।